हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के क्लास 10th के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चंस हैं और ये टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखें। इससे पहले शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय सोलेनॉइड, गिव इट्स मेन यूज़। यानी सोलेनॉइड क्या है और इसका क्या यूज़ है ये हमें बताना है। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a cylindrical insulating body that is cardboard such that its length is greater than its diameter is called solenoid. सोलेनॉइड क्या होता है? इंसुलेटिंग कॉपर वायर का कॉइल्स होती हैं जो कि एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर लिपटी हुई होती हैं और जो वायर होगा उसकी लेंथ ग्रेटर होनी चाहिए उसके डायामीटर से। तो ऐसे हम डिवाइस को क्या सोलेनॉइड कहते हैं। अब यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू फॉर्म अ टेम्परेरी मैग्नेट कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट एज वेल एज परमानेंट मैग्नेट। इसका इस्तेमाल एक टेम्परेरी मैग्नेट जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं उसे बनाने में होता है और इससे हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं। तो ये आपका सोलेनॉइड था और ये इसका यूज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज obtained if a current carrying solenoid is used। आपसे कंडीशंस पूछी हैं जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा किसके द्वारा, जो जब हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड का इस्तेमाल करेंगे तब। तो कंडीशंस आपकी 3 पॉइंट्स में है, तो चलिए समझ लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू द सोलेनॉइड शुड बी लार्ज। जो सोलेनॉइड हम इस्तेमाल करेंगे उसमें जो DC करंट होगा यानी डायरेक्ट करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड शुड बी लार्ज एंड क्लोजली पैक्ड सो दैट स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट इज़ प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या हुआ इसका, जो सोलेनॉइड हम इस्तेमाल करेंगे उसके कॉइल्स क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो यानी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो। द रॉड केप्ट इनसाइड इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज स्टील। और जो रॉड हम उसके अंदर रखेंगे वो एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि स्टील की बनी हुई होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिससे हम परमानेंट मैग्नेटिज्म ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द 2 कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। आपने इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम देखा होगा, उसमें 2 स्टेशनरी ब्रशेस होते हैं। उसका यूज़ इसमें पूछा है कि उसका यूज़ क्या होता है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। द 2 स्टेशनरी कंडक्टिंग ब्रशेस मेक द कॉन्टैक्ट इन बिटवीन द 2 हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग्स एंड द सोर्स बैटरी। जो हमारी कंडक्टिंग ब्रशेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो कांटेक्ट बनाए रखती हैं 2 हाफ स्प्लिट रिंग्स और सोर्स बैटरी के बीच में। करंट इन द कॉइल एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू वन कंडक्टिंग ब्रश। जो करंट होता है वो सोर्स बैटरी से एक कंडक्टिंग ब्रश के अंदर एंटर करता है एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू अनदर ब्रश, और फिर वापस उस बैटरी में चला जाता है दूसरे ब्रश के थ्रू। तो ये बेसिकली इस सर्किट को पूरा करती हैं और बैटरी से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है और ये ज़रूर आएगा भी। आपसे प्रिंसिपल पूछा है इलेक्ट्रिक मोटर का। अ मोटर वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो मोटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। When a rectangular coil is placed in a magnetic field, a current is passed through it। जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और उसमें से करंट पास कराते हैं, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट इट कंटिन्यूसली। तब उसमें एक फोर्स जनरेट होता है कॉइल में और जो कि उसे रोटेट करता है कंटिन्यूसली, लगातार। When the coil rotates, the shaft attached to it also rotate। और जब कॉइल रोटेट करता है तो उससे जो शाफ्ट अटैच होता है वो भी रोटेट करता है, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके मोटर में उसे मैकेनिकल एनर्जी या फिर रोटेशन में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये आपका प्रिंसिपल था मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई इज़ इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। जो हम मेटेलिक अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह, उसमें अर्थ करना उन्हें क्यों इम्पोर्टेंट होता है? उसमें एक अर्थ वायर जाता है, आपने शायद नोटिस करा होगा, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस बिकॉज it ensures that if there is any current leakage in the metallic cover, the potential of appliance becomes equal to that of earth. The potential of the earth is zero. As a result, person handling the appliance will not get an electric shock. मतलब क्या हुआ कि जो मेटेलिक अप्लायंसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये तय करता है, इंश्योर करता है कि जो करंट लीकेज है वो ज़ीरो रहे। मतलब जो करंट लीकेज हुआ है उस मेटेलिक अप्लायंस में से वो आपका ज़ीरो हो जाए। कैसे ज़ीरो होगा? जब वो करंट आपका अर्थ हो जाएगा तब, ताकि हमें शॉक ना लगे और हम कोई जो भी पर्सन उसे हैंडल कर रहा है उस अप्लायंस को, वो सेफ़ रह सके। तो मेन रीज़न यही है अर्थ करने का। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ। जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है। दूसरा, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस वायर का या उस मेटेलिक पीस का जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कंडक्टर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। और थर्ड चीज़ है मटेरियल का नेचर, यानी उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। यहाँ पे बेसिकली हम नेचर से उसकी रेजिस्टिविटी की ही बात कर रहे हैं कि उस मटेरियल की, हर मटेरियल की अपनी अलग रेजिस्टिविटी होती है और वो कितनी है। तो ये तीन फैक्टर्स है जिस पे जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विल करंट फ्लो मोर ईजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। इसमें पूछा है कि एक आप मोटा तार लीजिए सेम मटेरियल का और एक पतला तार लीजिए और उसे सेम इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करें, तो किसी एक में करंट ईजिली फ़्लो होगा और एक में ईजिली फ़्लो नहीं होगा। और ऐसा क्यों? ईजिली फ़्लो होने से मतलब है कि किसी एक में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और एक में रेजिस्टेंस कम होगा। तो पढ़ लेते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पिछले आंसर में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द करंट विल फ्लो मोर ईजिली थ्रू अ थिक वायर देन अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। जो कलर होगा वो मोटे तार में ईजिली फ़्लो होगा बजाय पतले तार के सेम मटेरियल के। क्यों? लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, क्योंकि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा उस कंडक्टर मटेरियल का। मोर इज़ द ईज़ विद विच द इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को वो ईजी पाथ प्रोवाइड करेगा जो कि चौड़ा वाला वायर होगा, यानी मोटा वाला वायर होगा। देयरफॉर स्मॉलर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और जब वो इजी पाथ प्रोवाइड करेगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा उस कंडक्टिंग वायर में। तो इसीलिए जो मोटा तार होगा या चौड़ा तार होगा उसमें करंट ईजिली फ्लो करेगा बजाय पतले तार के। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज़। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है और ज़रूर आता है, तो इसे एक बार आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। क्या पूछा है इन्होंने पूछा है एडवांटेजेस पूछे हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं और उन्हें सीरीज़ में हम क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, और अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस को भी हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। तो दो मेन पॉइंट्स में मैंने आंसर दिया है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल with the battery, each appliance get the same potential difference as that of battery, which is not possible in series connection। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अपने अप्लायंसेस को
पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें सब में सेम वोल्टेज चाहिए इसीलिए। और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा सीरीज़ कनेक्शन में, क्योंकि सीरीज़ में फर्स्ट अप्लायंस को तो इनफ वोल्टेज मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वोल्टेज कम होता जाएगा। तो पहला रीज़न आपका ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, ईच अप्लायंस हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। हर अप्लायंस का अपना अलग रेजिस्टेंस होता है और उसे अलग करंट की ज़रूरत होती है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन पैरेलल कनेक्शन। और ये कब पॉसिबल है, केवल और केवल पैरेलल कनेक्शन में, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में सेम करंट फ्लो होता है थ्रू आउट ऑल द डिवाइसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिस्टेंस, चाहे उनका कुछ भी रेजिस्टेंस हो। तो ये भी एक रीज़न है। और एक थर्ड रीज़न भी आप लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डिवाइस फेल हो जाता है सीरीज़ कनेक्शन में, तो उसके आगे के डिवाइसेस जो होंगे वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एक डिवाइस फेल भी हो जाता है तो बाकी के डिवाइस प्रॉपरली अपना फंक्शन करते रहेंगे। तो ये भी एक थर्ड पॉइंट हो सकता है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज़ यूज़ ऑफ अ फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो हम फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वो कैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो फ्यूज़ वायर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द लाइव वायर। जो फ्यूज़ वायर होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, जो कि लाइव वायर के साथ में हम उसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। इफ़ द फ्लो ऑफ करंट एक्सीड्स द स्पेसिफिक प्रीसेट वैल्यू ड्यू टू सम रीज़न, अगर जो तय वैल्यू है उससे ज़्यादा करंट का फ्लो बढ़ता है तो हीट प्रोड्यूस होता है और जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है या फिर ब्रेक कर देता है। और फिर उससे क्या होता है, हमारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं हैवी करंट के बावजूद भी, क्योंकि फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है और वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से फ्यूज़ वायर हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है हैवी करंट फ्लो के दौरान। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ईजी सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है ना। देख लेते हैं आंसर। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, इट इज़ सेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, जब 1 जूल वर्क किया जाता है एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, तो उस पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब 1 जूल काम किया जाता है, वर्क किया जाता है एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कहते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ये था आपका 1 वोल्ट का डेफिनेशन है। वाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमसे ये पूछा है कि जो कन्वर्जन होता है इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होता है। तो पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहलाता है, फिर हम आगे देखेंगे। Conversion of ethanol into ethanoic acid is an oxidation reaction because addition of oxygen to a substance is called oxidation। पहले हमने ये बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि जो कन्वर्जन है इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। हेयर ऑक्सीजन इज एडेड टू इथेनॉल बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है इथेनॉल में, और किसके द्वारा ऐड होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा। और ये कौन से एजेंट्स होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं। तो इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, ये आप देख सकते हैं रिएक्शन है। इसमें पहले इथेनॉल है और उसमें 2 ऑक्सीजन जब हम ऐड होते हैं, और तो ये क्या देते हैं, इथेनोइक एसिड देते हैं।
और ये जो रिएक्शन होती है ये किसके द्वारा होती है, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ये आपके क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। जो इसमें पूछा है जो मेंडलीव थे उन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें उन्होंने किस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करा था। तो आंसर क्या है, मेंडलीव यूज द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेंडलीव ने क्या करा था, एटॉमिक मास के बेस पर अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखते हुए। ही यूज्ड सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करा था। सिमिलैरिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, और वो कौन सी सिमिलैरिटी थी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड या ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें पूछा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बेहतर है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। तो मैंने इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन भी करने होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, वाइल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। जबकि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उनके जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर सेम होता है जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। सो दे आर अलॉटेड द सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसीलिए उन्हें सेम पोजीशन दी गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जबकि मेंडलीव में इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता था। कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस एट 9th and 10th पोजीशन रिस्पेक्टिवली, और जो कोबाल्ट और निकल है उसे 9th और 10th पोजीशन दी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटीन। आपसे इसमें साइक्लोपेंटीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मूला पूछा है। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटीन का वो ये है, और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आए, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें आपको डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है, आप ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख के आए, और आता भी है, इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आता है। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटीन इज़ C5H10। जो मॉलिकुलर फार्मूला है साइक्लोपेंटीन का वो C5H10 है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। तो जो अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही पूछे तो ये वाला आप ज़रूर बनाएंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड आर सो कॉल्ड। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें होमोलोगस सीरीज को ऐसा क्यों कहते हैं। राइट केमिकल फार्मूला ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज का केमिकल फार्मूला लिखना है। एंड स्टेट द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड दैट डिटरमाइंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी इन कंपाउंड के उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को के बारे में लिखना है। द सीरीज कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ सेम फैमिली विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, देयरफॉर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं और वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे CH3OH एंड CH3CH2OH आर 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़। ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज़ के। और जो एल्काइल ग्रुप है CH3 एंड CH3CH2 आर डिटरमाइंस, ये जो पार्ट्स हैं ये क्या डिटरमाइन करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। तो ये एग्जांपल देते हुए हमने एक्सप्लेन करा है कि कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं होमोलोगस सीरीज़ में। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एटम इज़ बिगर, सोडियम और मैग्नीशियम, वाई। तो सोडियम और मैग्नीशियम में कौन सा एटम बड़ा है और क्यों। सोडियम इज़ बिगर देन मैग्नीशियम एज इट हैज़ लेसर न्यूक्लियर चार्ज।
जो सोडियम है वो मैग्नीशियम से बड़ा है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है। सो देयर इज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, इसीलिए जो इनके जो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो मतलब कि किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में, और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी लेस इफेक्टिव है, इसीलिए जो इसका साइज़ है वो बिगर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल। इसमें पूछा है कि पीरियोडिसिटी के बारे में पूछा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स और किसके रेफरेंस में, पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में बताना है। द रिपीटिशन ऑफ सेम प्रॉपर्टीज़ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिपीट होती हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, वाई डू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जो सिमिलर सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर यानी एक समान क्यों होती है। इट इज़ बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, देयर फोर हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बी डिटरमाइंड इफ़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ नोन। अगर कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें पता है तो इसकी वैलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 9, और हमसे ये पूछा भी है कि अगर कोई एटॉमिक नंबर 9 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, हमें निकाल के बताना है। इफ़ द एलिमेंट्स हैज़ 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट्स वैलेंसी विल बी 1 2 3 4। अगर कोई एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 है या 2 है 3 है या 4 है तो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें 1 है या 2 है या 3 है या 4 हैं तो उनकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 2 3 4 ही होगी। इफ़ द एलिमेंट्स हैव 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 5 6 7 8 हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 2 1 0 होगी, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो आउटर शेल होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसमें टोटल 8 आएंगे, तो 5 तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 और ऐड करने हैं, तो इसीलिए कितने हो जाएंगे, 3 वैलेंसी हो जाएगी। ये यहाँ पे 6 है, 2 और ऐड करने हैं आपको फिल करने के लिए, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही ये 7 है तो एक और ऐड करना है, और अगर 8 है तो फुल है, हमें वैलेंसी कितनी है इसकी, 0 हो जाएगी। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 7। अब कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 7। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएंगे कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 9 होगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है और किसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 होगी, क्यों 7 तो हैं, आज को कितने और चाहिए इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फुल करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला देखते हैं, वाई डू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ये तो ए पार्ट है, क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेम ग्रुप के उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों होती है, और सेम पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, और अगर वो सेम पीरियड के हैं तो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों होती है। तो ये पार्ट तो पहले भी आ चुका है, आपने ध्यान दिया होगा, इसमें बी पार्ट और ऐड हो गया है। तो ए पार्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले भी समझा चुका हूँ मैं कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सेम होता है, तो उनकी जो सेम वैलेंसी होती है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। बी पार्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एज दे डिफर इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सेम पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पीरियड है, यहाँ पे ग्रुप है, तो जो सेम पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट इसीलिए होती है क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, है ना। इसमें ऊपर वाले में केस में क्या होता है, सेम होते हैं, और नीचे वाले केस में डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इथेनॉल। हमें इथेनॉल के 3 इंपॉर्टेंट यूज़ बताने हैं। तो इथेनॉल इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट टू डिजॉल्व
वार्निशेस मेडिसिन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इथेनॉल होता है वो एज अ सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेडिसिन्स या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ब्रिवरेज फॉर ड्रिंकिंग एज ए नॉन इंटॉक्सिकेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे ब्रांडी, विस्की एक्सेट्रा। इन सब में भी इथेनॉल का इस्तेमाल होता है और ये एज अ ब्रिवरेज भी पिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल यूज इन द नेम ऑफ डीनेचर्ड स्पिरिट। ये डीनेचर्ड स्पिरिट के नाम से भी इंडस्ट्रियल यूज में लाया जाता है। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें जो चाइल्ड का सेक्स होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमंस इज़ डिटरमाइंड बाय द मेल्स। जो चाइल्ड का सेक्स है वो मेल के द्वारा डिटरमाइन होता है। मेल हैव XY क्रोमोसोम्स वाइल फीमेल हैज़ XX क्रोमोसोम्स। जो मेल होते हैं उनके अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं 2 टाइप के, जबकि फीमेल्स में क्या होता है, केवल XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर मेल का X क्रोमोसोम कंबाइन करता है फीमेल के X क्रोमोसोम से, तो जो मदर होती है वो गर्ल चाइल्ड को जन्म देती है। जबकि अगर मेल का Y क्रोमोसोम कंबाइन करता है फीमेल के X क्रोमोसोम से, तो जो मदर होती है वो बॉय चाइल्ड को जन्म देती है। तो इसीलिए यह प्योरली डिपेंड होता है मेल पर, ना कि फीमेल्स पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में DNA कॉपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो DNA कॉपिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू विच द ऑर्गेनिज्म पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। DNA कॉपिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑर्गेनिज्म की, वो पास होती है उसके आने वाली पीढ़ी में। इट मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज़। ये कई पीढ़ियों तक उस कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन रखने में काम में आती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेरिएशंस विच आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ फॉर लॉन्ग टाइम। और इसमें कुछ वेरिएशंस यानी कुछ बदलाव भी होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं कि एक स्पीशीज़ लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्राइड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे ये दर्शाता है कि जो ट्राइड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं। मेंडल टुक 2 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ 2 ट्राइड्स। मेंडल ने 2 पेयर लिए 2 ट्राइड्स के, एंड कैरीड आउट डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बाय क्रॉसिंग दैम, और उनका डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। द ट्राइड अपीयर्ड इन फर्स्ट जनरेशन वर टर्म्ड एज डोमिनेंट। जो पहले जनरेशन में ट्राइड अपीयर हुए वो डोमिनेंट हुए। व्हेन ही यूज्ड दीज F1 प्रोगेंसी टू जनरेट F2 प्रोगेंसी बाय सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर प्रोड्यूस। इन सम प्लांट्स बोथ द ट्राइड्स वर डोमिनेंट। कुछ प्लांट्स में जो दोनों टाइप के ट्राइड्स थे वो डोमिनेंट थे, लेकिन जबकि कुछ प्लांट्स में दोनों जो टाइप थे वो रिसेसिव थे। एंड सम प्लांट्स एग्जिबिट मिक्स्ड ट्राइड, और जो कुछ प्लांट ने उनमें मिक्स्ड ट्राइड्स एग्जिबिट करते थे यानी थे। दिस इंडिकेट्स दैट ट्राइड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। और ये क्या दर्शाता है कि जो ट्राइड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूर आएगा। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन इन विच ट्रांसफ़र ऑफ फूड, जिसे हम एनर्जी भी कहेंगे, टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है फूड के द्वारा, वो जो उसके जो स्टेप्स होते हैं किसी भी फूड चेन में, उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे अ फूड चेन ऑपरेटिंग इन ए ग्रास लैंड इज़ गिवन बिलो। एक ग्रास लैंड में जो फूड चेन होता है वो यहाँ पे दिया गया है। इसका एग्जांपल, जैसे पहला ग्रास है, उसको ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, बर्ड खाता है। ये आपको डायग्राम में भी दे रखा है कि ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है। फिर ग्रास ऊपर क्या है, हर्बीवोर है। फ्रॉग क्या है, कार्निवोर है। और ईगल क्या है, फिर से कार्निवोर है। तो ये एक ट्रॉफिक लेवल फूड चेन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या है और ये किसी भी इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर सकती है। ओजोन इज़ एन आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है। इट इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये एक मॉलिक्यूल है जो कि
ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बना हुआ है। एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। जो एटमॉस्फेयर का हायर लेवल है वहाँ पे जो ओजोन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये हमारी जो अर्थ है उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सन से आती हैं उससे बचाता है। दीज रेडिएशंस आर हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। ये रेडिएशंस जो हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर, और इससे क्या होता है कि स्किन कैंसर भी ह्यूमंस को हो सकता है। प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्लो कर देता है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एन एग एंड अ जाइगोट। एक एग और अ जाइगोट के बीच में क्रोमोसोम के नंबर का रेशियो क्या होना चाहिए। व्हाट इज़ द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग, हाउ इज़ द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग। द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एग एंड जाइगोट इज़ 1:2। जो रेशियो होता है क्रोमोसोम के नंबर का एग और जाइगोट के बीच में वो कितना होता है, 1:2 का होता है। बोथ स्पर्म एंड एग कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो स्पर्म होते हैं और एग होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, दैट इज़ 23 क्रोमोसोम, जो कि कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म्स इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम द एग इन द वे दैट इट कंटेन्स ईदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। जो स्पर्म्स होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं एग से, क्योंकि इसमें या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा, जबकि एग में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, व्हाट इज इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज। आपको एग्जाम्पल देना है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दर्शाना है और ये क्या कहते हैं ये बताना है। देखिए ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आएगा किसी ना किसी क्वेश्चन के माध्यम से। तो या तो आपको डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा या फिर ऐसे ही कुछ पार्ट्स पूछ लेंगे, लेबलिंग करने के लिए आ जाएगा, तो ये डायग्राम आप ज़रूर एक बार पढ़ के जाएँ। A flower that contains both the male and female reproductive structure, stamen and pistil, is called as bisexual flower. एक फ्लावर जिसमें बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है, रोज और हिबिस्कस। इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज कार्पेल और पिस्टल। इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम कार्पेल या फिर पिस्टल कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए एक बार डायग्राम देख लीजिए, इसमें जो स्टेमन पार्ट है इसके अंदर क्या आता है, एंथर आता है और फिलामेंट आता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है। अगला है कार्पेल, इसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। फिर बाकी ये 3 पार्ट होते हैं जो कि थोड़े एक्स्ट्रा में होते हैं, पेटल्स, सीपल और फिर इसका जो निचला पार्ट होता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। जो वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके डिस्पोजल करने के लिए आप कैसे इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। गिव एनी 2 मेथड, हमें 2 मेथड बताने हैं। तो पहला जो मेन मेथड है वो क्या है, रिसाइकलिंग। सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स एक्सेट्रा आर रिसाइकल्ड। जो सॉलिड वेस्ट होता है जैसे कि पेपर, प्लास्टिक और मेटल्स, उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट बना देना। बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स एंड लीव्स ऑफ potted plant etc. can be converted into compost by burying in a pit dug into ground. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो कि किचन वेस्ट भी हम कहते हैं या डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं, जिसमें क्या आता है, आपका फूड आता है, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, उसके जो छिक्कल होते हैं वो आते हैं, लीव्स आते हैं, ये सब क्या हो सकता है, इस सब को हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कैसे, ग्राउंड में एक गड्ढा खोद के उसमें ये सब भर के और वो कंपोस्ट बन जाएगा और वो आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ़ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्ट्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ये कैसे बेनिफिशियल है। ड्यूरिंग एडवर्स सर्कमस्टेंसेस स्पोर्ट्स रिमेन कोटेड आर मीन्स टू प्रोवाइड ओवर लेयर। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है,
जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं इसमें, जो स्पोर्स होते हैं उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। दिस हेल्प एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। और ये क्या मदद करता है एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एडवर्स कंडीशन में भी। स्पोर्ट्स आर मीन टू टाइड ओवर बैड फेजेस। और जो स्पोर्ट्स होते हैं वो बुरे फेजेस में भी क्या होते हैं, वो बंधे हुए होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्टेड रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है उनसे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप तीनों लिख सकते हैं। इफ़ द quantity of non-biodegradable matter increases in the nature, then biomagnification of poisonous chemical in our body increases। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर की क्वांटिटी बढ़ने लग जाए नेचर में, तो क्या होगा, इसका जो बायोमैग्निफिकेशन होगा हमारी बॉडी में इन पॉइजनस केमिकल्स का वो बढ़ जाएगा। इफ़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, देयर विल नॉट बी लेफ्ट एनी सब्सटेंस फॉर न्यू जनरेशन। अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बढ़ता ही जाएगा तो नए जनरेशन को इससे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। द इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल कॉज इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। और ऐसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर बढ़ता जाएगा तो इकोसिस्टम में इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा।